भंडारा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में 1167 मतदान केंद्रों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। अब तक कुल 10,07,555 वोटरों ने वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। इसमें पुरुष मतदाता 5,03,373 तथा महिला मतदाता 5,04,178 है। मतदान कराने के लिए 34 उड़न दस्ता दल तैयार किए गए हैं। इसी तरह सोशल मीडिया, चुनावी खर्च, नशे से जुड़ी सामग्री के नियंत्रण के लिए अलग अलग दल तैनात किए गए हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने मंगलवार शाम 5 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में दी। जिलाधिकारी कोलते ने बताया कि मतदान के लिए कुल 7,567 अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध है। इन कर्मचारियों के माध्यम से 20 नवंबर को जिले के 1167 मतदान केंद्र पर मतदान कराया जाएगा। तुमसर क्षेत्र के लिए 353 मतदान केंद्र, भंडारा के लिए सर्वाधिक 435 तथा साकोली के लिए 379 मतदान केंद्र रहेंगे। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए पुलिस अलग अलग कार्रवाइयाँ करेगी। अपराधियों पर NDPA तड़ीपार की कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र जमा करने की कार्रवाई शुरू की गई है। अतिरिक्त 500 पुलिस कांस्टेबल की मांग वरिष्ठ स्तर पर की गई है। जिले में लॉज मालिकों की 15 अक्टूबर 2024 को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस मुख्यालय भंडारा के मीटिंग हॉल में महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में भंडारा जिले के कुल 50 लॉज मालिक उपस्थित थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े ने लॉज मालिक को मार्गदर्शन एवं निर्देश दिए। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को उनके माता पिता के बिना लॉज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लॉज में CCTV कैमरा लगाया जाए और इसकी भंडारण क्षमता 90 दिन की हो। लॉज में आने वाले ग्राहकों के रजिस्टर में नोन व पहचान पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों को 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाए। यदि विदेशी नागरिक लॉज में आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी पुलिस थाने को देनी होगी। इससे जिला विशेष शाखा भंडारा को मेल द्वारा भी भेजा जाना चाहिए। लॉज में किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं और शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि भंडारा जिले की सीमा नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों से लगती है। इसलिए यदि लॉज में कोई नक्सली हलचल हो तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिले में बड़ी संख्या में VIP दौरे होंगे। ऐसे में यदि संबंधित लोगों के लॉज में रुकने की जानकारी मिलती है तो संबंधित थाने को सूचित की जाए। यदि लॉज में किसी भी प्रकार का अवैध सट्टा, क्रिकेट सट्टा, हुक्का पार्लर आदि का अवैध कारोबार करते हुए पाया गया तो लॉज मालिक के विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का मार्गदर्शन व निर्देश बैठक में लॉज मालिकों को दिया गया। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में आज सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार शाम 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है। सत्ताधारी महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। महाराष्ट्र में चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है। राज्य में सभी 288 सीटों पर एक चरण में ही मतदान होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महाराष्ट्र में महिला बूथ बनाए जाएंगे। राज्य में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर है और कुल 1,186 पोलिंग बूथ है। सभी मतदाता बूथों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि राज्य के चुनावी नतीजे इससे पहले ही आ जाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में CM शिंदे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के सामने सरकार रिपीट कराने की चुनौती है।
भंडारा उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की टीम 15 अक्टूबर की दोपहर पुलिस थाना वर्ठी सीमा के भोसा टाकली में गश्त पर थी। तभी एक बिना नंबर का ट्रैक्टर रेत परिवहन करते दिखा। जैसे ही ट्रैक्टर चालक को पता चला कि पुलिस आ गई है तो उसने ट्रैक्टर रोक दिया और मौके से भाग गया। पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और वर्ठी पुलिस में ट्रैक्टर चालक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई में जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अशोक बागुल के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार साजन वाघमारे, पुलिस अमलदार वैभव काले, रोहन काले, विजय रागोते, उमेश मेश्राम आदि ने की है। सभी सरकारी धान खरीदी केंद्र दिवाली से पहले खोलने की मांग को लेकर नितेश खोब्रागड़े ने शुक्रवार 11 अक्टूबर से तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खरीदी धान का मूल्य 8,000 रुपए प्रति क्विंटल करने, धान खरीदी केंद्र दिवाली से पहले शुरू करने, किसानों को धान की बुआई, रोपाई और कटाई के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत 15,000 रुपए प्रति एकड़ मजदूरी देने, सरकारी नौकरियों में आवेदन की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने, नौकरियों में 20% आरक्षण देने, हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज, 2 किलो चीनी और 3 किलो हल्दी की मांग को लेकर नितेश खोब्रागड़े ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर अपना अनशन खत्म नहीं करने की जानकारी दी। शेतकऱ्यांना शेतीच्या मालाला हमी भाव मिळायला पाहिजे म्हणून आम्ही ह्या मागण्या ठेवलेल्या आहेत शासनाकडे, परंतु महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत मागणी पूर्ण केली नाही आणि छत्तीसगड राज्यामध्ये 3100 रुपये प्रति क्विंटल धानाला रेट आहे। एका एकरावर 21 क्विंटल धान्य घेते। आपला महाराष्ट्र राज्य 15 क्विंटल घेते आणि 2300 रुपये शासकीय धान्य खरेदी केंद्रावर ठरवलेलं आहे। ते याबद्दल जे आता एक योजना त्यांनी काढलं, बोनस योजना, ही चॉकलेट योजना आहे, ही नको पाहिजे। आम्हाला हमी भाव पाहिजे, नाही ज्यादा तरी छत्तीसगड इथला 3100 रुपये क्विंटल हमी भाव पाहिजे। दुसरा आहे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मुलांना पहिल्या वर्गापासून ते PhD करत असतील त्यांच्या मनाप्रमाणे शिक्षण देण्यात यावं आणि ते मोफत देण्यात यावं। तिसरा आमची मागणी आहे की 2011 पासून दारिद्र्य रेषेची जनगणना झाली नाही, त्यामध्ये ती जनगणना करण्यात यावी। त्याच्यानंतरची मागणी आहे की 24 घंटे आम्हाला वीज मिळावी त्यानंतरची शेतीमध्ये, आणि त्यानंतरची मागणी आहे की जे आम्ही शेतकरी आणि शेतमजूर घरी वापर करतो वीज, तेही मोफत करण्यात यावी। आणि आमच्या धान खरेदी केंद्र जे आहेत ते धान खरेदी केंद्र 24 घंटे आणि 12 महिने नियमित चालू असायला पाहिजे, कधी पण कधी चालू असे नको व्हायला पाहिजे। त्यानंतरची मागणी आहे की लिफ्टीचं, धरणाचं पाणी किंवा शासकीय तळ्याचं पाणी मिळते तो निःशुल्क मिळायला पाहिजे, आमच्याकडून कोणतीही पाणीपट्टी घेतलं नको पाहिजे। त्यानंतरची आमची मागणी आहे एका एकरवर आम्हाला 1 लाख रुपयाचा कर्ज मिळायला पाहिजे, जो 28,000 रुपये मिळते। 28,000 मध्ये काही होत नाही, म्हणून क्रॉप लोन हा 1 लाख रुपये एका एकरावर मिळायला पाहिजे। कोणतेही नेते मंडळी आले नाही आणि कोणतेही प्रशासकीय अधिकारी आले नाही। आंधलगांव, गोबरवाही, साकोली पुलिस ने जुआ एवं अडाल, भंडारा, कारधा, वर्ठी, करडी, आंधलगांव, पौनी में शराब अड्डों पर छापेमारी की और 1,28,980 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आंधलगांव पुलिस ने राजेंद्रवाड़ जाम निवासी प्रकाश रमेश साठौने से सट्टापट्टी सामग्री एवं 212 रुपए, राजापुर निवासी टिंकू प्रभुदास चौधरी के पास से सट्टापट्टी सामग्री और 2,353 रुपए, सिंदुरवाफा निवासी
नरेंद्र हेतराम शहारे से सट्टापट्टी सामग्री, मोबाइल फोन और नकद 10,450 रूपए सहित 23,460 रूपए। पंचशीलवाड़ साकोली निवासी नितेश छालिकराम आत्मने व वडेगांव खांबा निवासी ज्ञानेश्वर शिवनाथ नान्हे से सट्टापट्टी सामग्री, मोबाइल व नकद 740 ऐसा 3,650 रूपए का माल चोवा निवासी नरेश ताराचंद रघुते से सट्टापट्टी सामग्री और नकदी 600 रूपए नकद जब्त किया। उसी प्रकार सिरसघाट निवासी विनायक कृष्णा मेश्राम से बाइक और शराब आदि 62,000 रूपए का माल, सुरेवाड़ा निवासी सनम नरेश उके से 2,940 रूपए की शराब, मोहगांव देवी निवासी अनिल रतन रामटेके से 8,370 रूपए की शराब जब्त की गई। महागठबंधन सरकार ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सुनील तटकरे मौजूद थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ अहम मुद्दे बताए, तो आइए जानते हैं क्या है वो मुद्दे। निवडणुकीचा शंखनाद झालाय, अर्थात आमच्याकरता शंखनाद झालाय, काहींकरता ऐलान झालाय। आमच्या महायुती सरकारने 2-2.25 वर्षामध्ये जे काही कार्य केलेलं आहे त्याचं एक रिपोर्ट कार्ड आपल्यापुढे आम्ही ठेवतो आहोत। अर्थात हे संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड आहे, कारण आपल्याला ठळक बाबीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील। सविस्तर त्यातला प्रत्येक मुद्दा आणि त्या घटकांकरता केलेली कामं याची पुस्तिका आहे, त्याच्यामुळे ती काही आपल्यासमोर ठेवणं आम्हाला आत्ता संयुक्तिक वाटत नाही, ते आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवू। स्थगिती सरकार गेल्यानंतर गती आणि प्रगतीचं सरकार हे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे। या महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशनल, पूर्णपणे परिवर्तन करणाऱ्या अशा प्रकारच्या योजना आणल्या। या निश्चितपणे आमच्या कामाची गती आणि महाराष्ट्राची प्रगती या दोन्ही गोष्टी सांगणाऱ्या आहेत। महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने शेती विजेकरता स्वतंत्र शेतकरी वीज कंपनी स्थापन केली। या कंपनीच्या अंतर्गत 14,000 मेगावॅट वीज निर्मितीचं काम सुरू केलं सोलरच्या माध्यमातून, आणि पुढच्या 15 ते 18 महिन्यामध्ये याचं सगळं काम डिलिव्हर होईल आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 365 दिवसा वीज ही आम्ही उपलब्ध करून देऊ। आणि याच्याच आधारावर आम्ही शेतकऱ्यांना मोफत विजेची योजना आणली। त्यामुळे विजेच्या बाबतीत शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेलं आहे की शेतकऱ्यांना मागेल त्याला सौर पंप केवळ 10% पैसे भरायचे आणि त्याला सौर पंप मिळेल। 25 वर्ष विजेचं बिल येणार नाही, 5 वर्ष सगळी देखरेख ही सरकार करेल। चोरीला गेला तर इन्शुरन्स आहे, तुटफूट झाली तर इन्शुरन्स आहे, आणि मागितल्यानंतर 3 महिन्यात त्याच्या शेतीमध्ये तो पंप लागतो। ही पण व्यवस्था आपल्या सरकारने केली आहे। मध्यंतरी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, या सरकारमध्ये एकाही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली नाही, त्यामुळे सिंचनाचं काम पूर्णपणे ठप्प होतं। आत्ता या सरकारमध्ये 145 प्रकल्पांना त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, ज्यामुळे 22,73,000 हेक्टर सिंचन क्षमता तयार होईल। आणि आपण बघा, सगळ्या महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागामध्ये ही सगळी प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी मान्य केलेली आहेत। अनेक दुष्काळी भागातले कामांची सुरुवात केलेली आहे। जे अशक्यप्राय वाटायचं नदीजोड प्रकल्प, वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प 90,000 कोटी रुपयाचा, नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प आपण केला। पश्चिमी वाहिन्यातनं वाहून जाणारं जे पाणी आहे 55 TMC, हे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणून
गोदावरीचं तुटीचं खोरं हे बॅलन्स करून मराठवाड्याला कायमचं दुष्काळमुक्त करायचं आणि नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातले जे काही वादाचे विषय आहेत ते पूर्ण संपवायचे, या दृष्टीनं त्याचीही कारवाई आपण पूर्ण केली, वैधानिक कारवाई पूर्ण केली. त्याच्याही संदर्भात सगळं त्याचं फर्स्ट स्टेजचं टेंडर आपण त्या ठिकाणी काढलेलं आहे. त्यामुळे यातली कुठली योजना ही केवळ कागदावर नाही, सगळ्या टेंडर स्टेजला टेंडर निघालं आहे, अनुसंधान चाललेलं आहे. अशा प्रकारे सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम हे आपल्या सरकारने या 2-2.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी केलेलं आहे. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील बहुसंख्य असलेल्या आगरी समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने नुकताच घेतला आहे. आगरी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी या महामंडळाच्या वतीने विविध कल्याणकारी योजना आता सुरू केल्या जाणार आहेत. आगरी समाजातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, नव्या उद्योजकांना प्रशिक्षण अशा विविध योजनांद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडून अर्थसहाय्य देखील केले जाणार आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून आगरी समाजाची मागणी महायुती सरकारने पूर्ण केली आहे. एक प्रकारे महायुती सरकारने आगरी समाजाला दिलेले वचन पूर्ण केले आहे.